गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो 11th स्टैंडर्ड में आप चैप्टर 2 पढ़ गए, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, उसमें हमारा एक टॉपिक था क्वांटम नंबर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें से पूछे जाते हैं और आप सबको उसमें प्रॉब्लम भी बहुत रहती है, कैसे फाइंड किया जाता है वो मालूम नहीं होता है। ओके, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं वो थोड़ा बहुत आपको हार्ड लगता है, तो आज वो समझने वाले हैं। तो नोट पेन रेडी रखना, जितना ज़रूरी लगे वो सब नोट डाउन करना है ताकि आपको इजीली समझ में आए। शुरुआत में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन लास्ट तक आपको वीडियो देखने से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से अच्छे से समझना है। हम यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे, पहले उनका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटम नंबर है क्या, उसके बाद हम लास्ट में उसके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा मैंने, क्वांटम नंबर। सो पहले वर्ड्स तो समझ ले फ्रेंड्स कि क्वांटम नंबर एग्जैक्टली है क्या, है ना। क्वांटम नंबर होता क्या है वो तो समझ ले हम। तो फ्रेंड्स मेनली आपको 4 क्वांटम नंबर दिए हुए हैं, है ना। उसमें से फर्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या उसको एंगुलर क्वांटम नंबर बोला जाता है। थर्ड में है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मेन 3 होते हैं। और लास्ट में जो 4th है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, तो मेन जो शुरुआत के 3 है वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो देखो बच्चों, होता क्या है कि क्वांटम नंबर कहाँ से आया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्ट करते हैं बोर से। बोर ने हमको क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन एक छोटा सा पार्टिकल है, राइट, और वो न्यूक्लियस के आसपास क्या करता है, ऐसे रोटेशन करता है, राइट है। ये किसने बोला, बोर ने। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब डी ब्रॉग और हाइजेनबर्ग ने क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है। क्या बोल दिया, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं है बल्कि एक वेव है। और अगर इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव तो हमेशा क्या करता है, अपनी जगह चेंज कर लेता है। तो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल था, तो पार्टिकल होने की वजह से हम बोल सकते चलो उसकी एक फिक्स एड्रेस फिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। लेकिन वो वेव है तो वेव का अब हम फिक्स वैसे एग्जैक्टली एड्रेस उसका मालूम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वांटम नंबर है ना फ्रेंड्स, वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करने के लिए, ध्यान रखना, क्वांटम नंबर का यूज क्या है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करने के लिए कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है। वैसे फ्रेंड्स बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस तो नहीं मालूम कर सकते हम, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो हमें फाइंड करना हो तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं कि कौन से क्वांटम नंबर है। तो फर्स्ट कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, सेकंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड for the spin quantum number. ओके, तो जो फर्स्ट हमने लिखा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हम एन से डिफाइन कर रहे हैं। कैसे, एन से। एजीम्यूथल या एंगुलर उसको बोला जाता है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला जाता है, उसको एल से। मैग्नेटिक को एम से लिखेंगे हम, और स्पिन क्वांटम नंबर को एस से लिखेंगे। ठीक है, तीनों का यूज क्या है वो अब समझ लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या बात की हमने कि एड्रेस मालूम करना है हमें, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ओके, अब आपको किसी पर्सन का आपको एड्रेस मालूम करना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि वो अर्थ में कौन सी कंट्री में रहता है ये फाइंड करोगे, है ना। कौन सी कंट्री में से कौन से स्टेट में रहता है वो फाइंड करोगे, कौन से स्टेट में से कौन सी सिटी में है और कौन सी लोकेलिटी में रहता है वो अगर हमसे, या कौन से एरिया में, इतनी चीजें हमें मालूम हो जाए तो हम एक अज्यूम कर सकते हो या प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ वो यहाँ पर हो सकता है ना।
तो ऐसे ही एड्रेस मालूम कर दे। तो ये भी वही है, अगर उसका आप n जान रहे हो, फिर l, उसके हिसाब से m और s, तो आपको इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है वो हमें समझ में आ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो फाइंड, या उसे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस फाइंड करने के लिए ये अगर चारों आप जानते हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है। ओके, या उसकी प्रोबेबिलिटी कहाँ पर ज्यादा है। ओके, सो फर्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में ज़्यादा वो करता है, तो सेल के बारे में, इसके बारे में, सेल के बारे में। ओके, कि कौन सी सेल है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है फ्रेंड्स n, उसकी वैल्यू 1 हो सकती है, अच्छे से समझना, n की वैल्यू 2 हो सकती है, n की वैल्यू 3 हो सकती है, और n की वैल्यू 4 हो सकती है। ओके, लेकिन ऐसे ही कोई भी इंटीजर, यानी कि मैं यहाँ पे इन्फिनिटिव तक लिख लेता हूँ, ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स n की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 0 नहीं होती है, ध्यान रखना क्या लिखा मैंने, n की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है, 1 2 3 4 5, आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, ध्यान रखना। ओके, ये बाद में लिखते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर n इज इक्वल टू 1 है तो वो समझ लेना वो कौन सी सेल में, k सेल में। n इज इक्वल टू 2 है, l सेल में। n इज इक्वल टू 3 है तो वो m सेल में इलेक्ट्रॉन ऐसा बोला जाएगा। n इज इक्वल टू 4 है तो वो n सेल में ऐसा हम बोलेंगे। ठीक है, देखो ये चीज़ें तो आपने वैसे भी पढ़ी हुई, हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि ये कोई न्यूक्लियस है, ये एटम, ओके, इसके लिए तो हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है पहले से। फर्स्ट जो होता है कौन सी सेल होती है, के, सेकंड एल, एम, एन। ओके, इसको हम क्या बोलते थे, ये सारी क्या है, सेल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी क्या है, सेल होती है। ओके, या हम उसको ऑर्बिट भी बोलते थे। तो ये जो सेल है उसी का नाम आज से हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कर देते हैं। और कुछ नहीं है, सिर्फ नाम डिफरेंट दिया हुआ है, उसका जो नाम है वो डिफरेंट है। ठीक है, वही है के एल एम एन, देखो मैंने वही तो लिखा है। जब के होता है तो n क्या होती है, n इज इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, यहाँ पर n इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। तो वही तो लिखा है मैंने, वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारा। ओके, लेकिन याद क्या रखना है हमें, n कभी भी 0 नहीं होता है। ओके, वो याद रख लो आप। और जब भी n 1 है तो कौन सी सेल, k, n 2 है तो l सेल, n 3 है तो m सेल, n 4 है तो n सेल, ऐसा बोला जाएगा। ओके, तो सेल के बारे में। अब एक चीज़ और सोचो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सेल के बारे में मैं इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, कि सेल कौन सी है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें सेल मालूम चल गई कि ये सेल में इलेक्ट्रॉन है। ओके, एक चीज़ और भी मालूम चल गई, सोचो के से एल की साइज कैसे हुई, इंक्रीज हुई, एल से एम की साइज इंक्रीज और एम से एन की साइज इंक्रीज, यानी कि हम साइज के बारे में भी तो सोच सकते हो फ्रेंड। तो सेल और दूसरा मैन अगर बोला जाए तो वो साइज के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल और साइज के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। और फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, मतलब कि सेल इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे अब सोचो एनर्जी भी क्या होती है, एनर्जी भी तो इंक्रीज करती है, यानी कि हमें एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अभी मैंने 3 चीज़ें याद रखनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हम सेल, साइज और एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। ओके, मैंने आपको ये याद रखना है फ्रेंड्स, n की वैल्यू 0 नहीं होगी, 1 से लेकर कोई भी इंटीजर हो सकती है, और k l m n। ओके, तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की हमने। उसके बाद सेकंड नंबर में बात करते हैं फ्रेंड्स, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर।
एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, इसको हम एल से डिफाइन करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स जैसे ये साइज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, वैसे ही एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें शेप के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। किसके बारे में? शेप। एग्जैक्टली शेप कैसा होता है, वो जहां पर है जिस ऑर्बिटल में वो या सब सेल में, वो उसका शेप कैसा है, या हम फर्स्ट ऐसा लिख लेते हैं फ्रेंड्स कि शेप के बारे में बाद में। सबसे पहले सेल के अंदर क्या होती है? सब सेल होती है, तो हमें सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ओके, और उनकी के शेप के बारे में। ओके, तो सब सेल और शेप के बारे में। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखूँ फ्रेंड्स कि एल की जो वैल्यू होती है वो भी हम एन के हिसाब से ही लिखते हैं। ओके, तो एन जब भी 1 होता है, 2, 3, 4। ओके, तो फ्रेंड्स एन जब भी 1 होता है तब एल की वैल्यू अगर हमें लिखनी हो तो वो 0 होता है। कितना होता है? 0। ओके, एन की वैल्यू जब 2 है तो एल 0 भी होगा और 1 भी होगा। 0 भी है और 1 भी है, ध्यान रखना। एन की वैल्यू जब 3 है तब एल 0 है, 1 है, 2 है, पर 3 नहीं होगा, ध्यान रखना। 2 था तो 0 और 1 है पर 2 नहीं है, 3 है तो 0, 1, 2 है पर 3 नहीं है। तो वैसे ही मुझे n इज इक्वल टू 4 है तब लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं? 0, 1, 2 और 3, इतना हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमने n के हिसाब से l की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो यहां पर अगर मुझे लिखना फ्रेंड्स तो ऐसा लिख लो डायरेक्टली अभी कि एक बार रिपीट करते हैं कि L की जो वैल्यू होती है ना वो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है। ये 0 से स्टार्ट होता है क्योंकि इसमें 0 मैंने लिखा, लेकिन यहाँ पर n इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर L 0 से लेकर 4 कोई भी हो सकता है। ओके, और ये कब होगा तो देखो ऐसा n और L दोनों लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, n जब भी 1 है तो L 0 भी है और 1 भी है, ध्यान रखना। सॉरी 0 होगा ना, n 1 है तब L 0। जब n 2 है तो L 0 भी है और 1 भी है। n 3 है तो ये 0 भी है, 1 भी है और 2 भी है, पर 3 नहीं होगा। और जब 4 है तो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, लेकिन 4 नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं लिखना हो तो क्या लिख सकता हूँ फ्रेंड्स? इस 0 से n-1, यही हुआ ना। देखो 0 0 थे, n-1, 1 करूँ तो 0 मतलब 0 ही होगा L की वैल्यू। 2 है तो 0 से लेके n-1 तो 0 आएगा, n कितने 2, 2 - 1 1 ही होगा। क्लियर है? 3 है तो 0 होगा और n-1 यानी कि 2 तक, यानी कि 1 और 2, लेकिन 3 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड एक चीज़ सोचो, यहाँ पर n की जितनी वैल्यू है, n का जितना नंबर है उतना ही L है। देखो n 1 है, नंबर ऑफ n क्या है 1, तो L भी कितने है 0 यानी कि 1 ही है। 2 है तो टोटल सब सेल भी कितनी है 2, तो नंबर ऑफ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ सब सेल ही हुए ना, लिख सकता हूं मैं। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 सब सेल, ये सेल थी, बोला मैंने, ये क्या लिखा मैंने? सेल है। ओके, और ये सारी क्या है? एजीमुथल क्वांटम क्या हमें बता रहा है? तो सब सेल के बारे में। ओके, तो सेल नंबर ही सब सेल बता रहा है। तो कोई आपको पूछे कि n इज इक्वल टू 4 है तब सब सेल कितनी होगी? तो 4, 0, 1, 2, 3। जब n इज इक्वल टू 3 है तो सब सेल कितनी होगी? 3 होगी। कौन सी? लेकिन 0, 1 और 2। क्लियर है? अभी एक बात फ्रेंड्स, जब भी s होता है ना तो सब सेल कौन सी होती है? तो s मतलब कि 0 मतलब कि s सब सेल है। कौन सी है? s। तो यहाँ पर 0 यानी कि s, 1 है तो p सोचना है, क्या है? p। 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d। ओके, यहाँ पर लिख लेता हूँ। s के लिए 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d और f। यहाँ पर g लिखते हैं कई बार, लेकिन वो आपको यूज़ करना नहीं होगा। ठीक है, तो f तक याद रखो आप, ये निकाल लेता हूँ मैं। ओके, s-p-d-f। तो जब भी L की वैल्यू 0 है तो कौन सी सब सेल? S। जब L की वैल्यू 1 है तो P सब सेल, जब L की वैल्यू 2 है तो D सब सेल, जब L की वैल्यू 3 है तो F सब सेल।
क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ 0 है तो S, ये भी 0 है तो S, 2 के लिए मैंने लिखा ये 2, ये 3 और ये 4। ओके चलो, तो मतलब n इज इक्वल टू 3, यानी कि जब KL M सबसेल है तो M सेल है तो उसमें टोटल 3 सबसेल होगी। कौन सी S, P और D। जब n इज इक्वल टू 4 है, मतलब कौन सी सेल थी KL M N, तो N सेल में टोटल कितनी सबसेल है 4। कौन सी 0 है तो S, 1 है तो P, ये है तो D, इधर मैंने लिखा हुआ है, और 3 है तो F सबसेल। क्लियर है? ऐसा लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स समय देखो, सोचो, ये जो मैंने सबसेल लिखी ये कौन सी S सबसेल। अब हमें S का हमें शेप भी तो मालूम है। S का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है ना, सर्कल होता है। तो मतलब उसका शेप, P का शेप हम कैसा लिखते हैं? डम्बेल लिखते हैं। D का शेप भी हमें मालूम है, D का शेप कौन सा होता है? डबल डम्बेल। और F का शेप होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है उसका। तो यानी कि मुझे देखो सबसेल के बारे में तो पता चला S, P, D, F है, लेकिन उसके बेसिस पे हमें क्या पता चला? उसका शेप के बारे में भी पता चल रहा है। ओके, तो फिर से एक बार रिपीट करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से सेल के बारे में KLMN, और उसके हिसाब से हम साइज और एनर्जी फाइंड कर रहे थे। एजीमुथल क्वांटम आर्क L के हिसाब से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? तो उसकी सबसेल, कौन सी सबसेल? S, P, D, F। वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो F। ओके, यानी कि सबसेल के बारे में, और सबसेल के हिसाब से हम उसका शेप का, क्योंकि हमें S, P, D, F उसका शेप भी मालूम है, तो हम सबसेल और सेल के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमें 2 चीज़ें मालूम हो गई कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कैसी होगी। ओके, तो अभी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, उसके बारे में अब बाद में भी बात करेंगे। थर्ड नंबर अब देख लेते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम M से लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, वो हमें एग्जैक्टली ओरिएंटेशन के बारे में बात करता है। क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन वेव है, और वेव है तो वो 3 डायमेंशन में वो होगा, और 3 डायमेंशन मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना, टोटल 3। तो एग्जैक्टली उसका कौन सा ओरिएंटेशन है, एक्स एक्स पे ओरिएंटेशन है, वाई एक्स है या जेड एक्स पे ओरिएंटेशन है, तो एग्जैक्टली हमें ओरिएंटेशन की जो इन्फॉर्मेशन है कौन देगा? तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ओके, ये सबसेल और शेप के बारे में, और ये ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। अब इसकी वैल्यू कैसी होती है? जैसे कि n के लिए हमने क्या लिखा? 1 से लेकर कोई भी इंटीजर, L के लिए 0 से लेकर फिर आगे कोई भी इंटीजर। इसके लिए जो वैल्यू होती है ना फ्रेंड्स, वो -L से 0 और +L तक उसकी वैल्यू होती है। L से अब ये लिखना है हमें, जैसे कि n से हमने ये लिखा, अब L से हमें ये लिखना है, तो -L से लेके +L तक। ओके, तो अभी सोचो खुद ही, जब 0 है, L 0, ओके, फर्स्ट से यहाँ से ये लिखना है, तो -0, 0 +0। अब -+0 में कुछ होता है? नहीं होता। यानी कि वैल्यू लिखनी है तो मुझे L जब भी, यहाँ पर लिख लेते हैं L और M, तो L जब भी 0 है फ्रेंड्स, तो M भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस उसमें कुछ होता नहीं है। ओके, लेकिन N 1 है, N क्या है? 1 है। अगर L के लिए भी बात करें फ्रेंड्स, तो वो तो 0 ही होगा ना, लेकिन हम L के हिसाब से हम लिखे, चलो 1 है, 1 के लिए क्या लिखेंगे हम? -L से +L, यानी कि -1, L क्या है हमारा? 1, 0 +1 हो जाएगा। ओके, 2 है तो -2, -1, 0 +1 +2 वही होगा ना, -L से +L। उसके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सब लिखने होते हैं हमें। थर्ड नंबर में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बताओ, आप खुद ही सोचो। अभी -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3 लिख सकते हैं। और वैसे ही 4 के लिए लिखना हमें, तो -4, -2, -3, -2, 0 +1 +2 और
+3 और +4 लिखेंगे, ठीक है। तो इतनी वैल्यू m के लिए होगी, यानी कि -l से +l तक होता है। क्लियर है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हमने बात कर ली। उसके बाद बात करते हैं हम लास्ट जो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। वो बहुत इजी है, वैसे मेनली ये 3 ही है। ओके, अभी स्पिन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो फ्रेंड्स हमें मालूम है जनरली, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपने ही जगह पर, वो राउंड सर्कल होता है लेकिन खुद की अपने ही जगह पे उसके 2 टाइप के स्पिन होते हैं। वन होता है क्लॉकवाइज और दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इलेक्ट्रॉन 2 तरफ से उसका रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके लिए आपको 2 ही नंबर दिया, या आप +1 आप लिख लो या -1 आप लिख लो, यही दोनों लिखते हैं, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है फ्रेंड्स के क्लॉकवाइज है तो ही हमें +1 आप लिखना है और एंटी क्लॉकवाइज है तो ही -1। किसी एक का आपने +1 आप ले लिया है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आपको -1 आप इलेक्ट्रॉन उसकी स्पिन ले लेना है, ठीक है। कोई भी एक फिक्स, जैसे कि मैं यहाँ पे ये आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, अगर आपने इसके लिए फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन उसके लिए -1/2 लिख लिया तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए आपको +1/2 लिख लेना है। ओके, तो इसकी सिर्फ 2 ही वैल्यू है और वो हमें मालूम है, ठीक है। तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, यही चीज़ मैं फिर से एक बार बोर्ड में लिखूंगा और उसके साथ साथ क्वेश्चन भी दूंगा ताकि आपको ईजिली समझ में आएगा कि एग्जैक्टली चीज़ क्या होती है। आगे जो भी लिखा वो भी याद रखना है, उसका यूज करके हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों यहां पर लिख लेता हूं। फर्स्ट हमारा n, फिर l और m। मैन तो यही है। ओके, n l m m, n l m और m। ओके, बताओ फ्रेंड्स, n जब 1 है तब l की वैल्यू क्या होगी। l के लिए मैंने क्या लिखा था, 0 से लेके -0 से लेके मतलब 0 से लेके n-1, यही लिखा था ना, n-1। ओके, तो 1 के लिए l 0 ही था, याद है। और ये 0 है तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 ही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, -l से +l तक, है ना, यही था। तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद सोचो n2 है, 0 से लेके n-1, तो मतलब फर्स्ट है तो 0, n-1 करेंगे, n कितने 2, 2-1 यानी कि 1, तो उसकी 2 वैल्यू हो जाएगी, कितनी 2। ओके फ्रेंड्स, 0 है तो 0 के लिए हमने कौन सी ऑर्बिटल लिखी थी, s, सॉरी सबसेल कौन सी लिखी थी, s। ये पर 0 है तो s भी होंगी, 1 है तो p भी होगी, राइट। ओके, चलो फ्रेंड्स, m की वैल्यू लिखनी, 0 के लिए तो 0 ही होती है तो यहाँ पर 0, लेकिन 1 के लिए क्या होगी, -1, 0, +1, ये वैल्यू होगा, राइट। अभी 3 के लिए सोचो, 0 से n-1 यानी कि 0, 1, 2 पर 3 नहीं होगा, राइट। कौन सी सब सेल, s, p, d, जितना सेल नंबर है उतना ही सब सेल होंगे, है ना। सेल नंबर इज इक्वल टू सब सेल हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो सब सेल भी कितनी होगी, 3। यहाँ पर 0 की m की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, 0 ही होती है। 1 के लिए -1, 0, +1, 2 के लिए क्या लिखेंगे हम, -2, 0 से -1, 0, +1, +2। क्लियर है, यही हो गई वैल्यू। देखो आगे जो भी चीज़ अलग अलग हम पढ़े वही अब एक साथ लिख रहा हूँ मैं, दूसरा कुछ नहीं है। और ये अगर आपको रेडी है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले आपको समझ में आ जाएगा। ओके, और 4th नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो n = 4 है तो l क्या होगा, 0 से लेके n-1 यानी कि 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा और 3 भी होगा, राइट। 0 है तो कौन सी सब सेल, s, 1 है तो p सब सेल, 2 है तो d सब सेल और 3 है तो f सब सेल, यही लिखा था हमने। 0 के लिए m की वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। 1 के लिए क्या होगी, -1,
0 + 1 यही होती है ना। ये ऑर्बिटल बताया था हमें, क्या एक्चुअली ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन है और ऑर्बिटल के भी बता सकते हैं, सेल, सबसेल और ये ऑर्बिटल, ठीक है। चलो यहाँ पर डी है तो -2 -1 0 + 1 + 2 यही ऑर्बिटल। 3 होगी तो -3 -2 -1 0 + 1 + 2 + 3 यही होगा, ठीक है। तो ये NLM के बारे में हमने एक बार फिर से वही जो अलग अलग से हमने पढ़ा वही सारा मैंने एक साथ में लिखा है ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व इजी से हो जाए, ओके। अभी बच्चों सोचो, S सबसेल में कितनी ऑर्बिटल है? 1, कौन सी? ओनली S, उस ऐसे लिख लेता हूँ मैं, ओके। L में 0 0 है तो S में कितने होती है? सिर्फ 1 ही है, लेकिन P में टोटल कितने हैं? 1 2 3, तो वो 3 ऑर्बिटल ऐसे लिख लेता हूँ। ये शेप नहीं फ्रेंड्स, ये तो हम इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं इसलिए हमने ये चौकोर बनाया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर। बाकी ऐसे होते नहीं, शेप हमें मालूम है बाकी कि P का शेप कैसा होता है, डम्बल्स होता है ना। चलो यहाँ पे एक, यहाँ पे 3 है, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हमें मालूम ही है, 1 2 3 4 5, ओके। तो D में इसकी 5 ऑर्बिटल होती है, 5 टाइप्स होते हैं ना D सबसेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं, हमें मालूम है। S सिर्फ एक ही होता है। चलो S है तो सिर्फ सिंगल एक ही। 3 है, P के 3 टाइप्स होते हैं, PX PY PZ, याद करो। तो यहाँ पर PX PY और PZ के हिसाब से 3। D के 5 ऑर्बिटल, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ पे F के 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर है। तो देखो आज इतना समझ में आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने क्या लिखा, क्या बोला पहले कि सेल नंबर है उतनी सबसेल होती है। N 1 है तो सबसेल भी 1 ही है, कौन सी है? S। N = 2 है तो सबसेल भी कितनी होती है? 2, 0 और 1 यानी कि S और P। N = 3 है तो सबसेल भी 3 हो जाएगी, कौन सी S P D F। और 4 है तो सबसेल भी 4, कौन सी S P D F हो जाएगी, ठीक है। तो ये सेल और सबसेल तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद ऑर्बिटल की बात करें फ्रेंड्स, ऑर्बिटल, ओके, कि ऑर्बिटल कितनी होती है। तो सोचो आप, N जब भी 2 है, N कितने हैं? 2, तो ये कितने? 4। N 3 है तो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि N के हिसाब से M की वैल्यू अगर मैं ऐसा लिखूं कि N = 2 हो, तब मुझे M फाइंड करना हो, M कितना हो जाएगा? चलो बताओ मुझे। तो N जब भी 2 है, N 2, तो M कितने गिनो? 1 2 3 4, तो आंसर क्या आ रहा है? 4, ओके। चलो उसके बाद N = 3 है, तब मुझे M की वैल्यू लिखनी है, M कितना हो जाएगा? M 3 है तो N 3, तो M फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो तो M का आंसर क्या आ जाएगा? 9। फ्रेंड 9 के लिए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3² है ना, और 3 तो क्या है? N है, यानी कि N²। तो मुझे M फाइंड करना हो तो क्या डायरेक्टली फाइंड कर लूँ? N²। जो भी डायरेक्टली अगर मैं पूछूँ आपको कि N = 4 है और मुझे M फाइंड करना है, तो क्या कर लो? डायरेक्टली 4², यानी कि आंसर कितना हो जाएगा? 16, गिनो 16 हो जाएगा। M क्या आंसर आएगा आपका? 16, गिनो। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डायरेक्टली लिख लिया हमने, ओके। तो N² करने से हमें क्या मिल जाएगा? M मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? सेल नंबर को आप स्क्वायर कर लो, क्या मिल जाएगा आपको? M मिल जाएगा, क्लियर। तो ऐसे ही M फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं, ओके। तो ये तो समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की। चलो यहाँ पर S ऑर्बिटल है, S ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहाँ पर टोटल ऑर्बिटल कितनी है? 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना।
यहाँ पर 2 ये सब जगह इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, यहाँ तक, बाकी का बाद में करते हैं। चलो बताओ मुझे, n इज इक्वल टू 1 में, n इज इक्वल टू 1 है, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे लिखने कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ मुझे। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सिंपल। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 आंसर आ रहा है। ओके, n इज इक्वल टू 2 है, तब मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने, बताओ क्या होगा। n इज इक्वल टू 2 है, तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर क्या आ रहा है आपका, 8 आंसर आ रहा है। ओके, तो ये ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। फ्रेंड्स 8 के लिए मैं एक आपको फॉर्मूला देता हूँ, आपको 2n² करना है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए। इसके लिए इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए 2n²। तो चलो अब सोचो, आप n इज इक्वल टू 3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। ओके, तो क्या करेंगे हम, 2n कितने हैं, 3², 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। गिनो चलो 12 इलेक्ट्रॉन। n इज इक्वल टू 3 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 हो गए ना, गलत लिख लिया मैंने, 18। ओके, गिनो चलो, ये 6 और ये 8, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए कौन सा रूल्स है, 2n²। ओके, ऑर्बिटल के लिए n², ऑर्बिटल के लिए सिर्फ m फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे हम, n², लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए 2n²। सिंपल, एकदम इजी, समझ में आ रहा है। तो यही है ट्रिक, इतना आपने इजीली लिख लिया, समझ में, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो बताओ मुझे, आप खुद ही सॉल्व करना है अभी, वीडियो पॉज करो और खुद ही सोचो। n इज इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, n इज इक्वल टू 4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। क्या करना है, 2n², 2 4², 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ओके, गिनो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 32 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए टोटल, 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर है, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं हम, समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, n इज इक्वल टू 3, उसमें +1/2 इलेक्ट्रॉन स्पिन, जिसका इलेक्ट्रॉन स्पिन कौन सी हो, +1/2 हो, उसका नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो +1/2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोचना, n इज इक्वल टू 3 में फर्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या कहते हैं, 2n², तो 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो फ्रेंड्स टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, टोटल के लिए 18। चलो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में, s सबसेल में, तो हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो +1/2, तो दूसरा -1/2, यहाँ पर +1/2 तो दूसरा -1/2, +1/2 तो -1/2। तो वैसे ही 18 में से मैं लिख सकता हूँ कि 9 इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, +1/2 वाले, और 9 इलेक्ट्रॉन होंगे -1/2 वाले। सिंपल, समझ में आ रहा है। चलो आप मुझे बताओ, n इज इक्वल टू 4 में उस, ओके, -1/2 इलेक्ट्रॉन स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इज इक्वल टू 4 में। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने गिने थे हमने, 32, लेकिन एक बार फिर से 2n² से टोटल इलेक्ट्रॉन गिन लो पहले, कितने हो जाएंगे, 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन -1/2 वाले, तो 16 इलेक्ट्रॉन +1/2 वाले, तो आपका आंसर कौन सा है, 16 इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाफ कर लेना है, वही आपका क्या हो जाएगा, +1/2 या -1/2 वाले। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यही है क्वांटम नंबर। ओके, इतना जो लिखा है मैंने टेबल,
समझ में आ रहा है सबको? कोई भी क्वेश्चन आपको पूछे इजीली आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कौन सी सेल में है, कौन सा सब सेल है, एस पी डी, या फिर कोई भी चीज़ फाइंड करनी हो, बस इतने में से हो जाएगा। ओके, तो आज का लेक्चर यही तक रखते हैं, सबको तैयार करना है ये।